नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर मंडल अध्यक्षों की जो सूची है वो जारी कर दी है। एक सूची अभी जारी हुई है, लगभग 1800 मंडल अध्यक्षों में से 750 के नाम अभी सामने आए हैं। लेकिन इस सूची में जो जातीय समीकरण बीजेपी ने रखा है वो एक बार फिर चौंकाने वाला है कि आखिर भाजपा चाहती क्या है। पूरे देश में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर जो बवाल हुआ, उसके बाद लगातार भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। अमित शाह भी खबरों से गायब हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो थे वो दिल्ली पहुंचे थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोगों से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। उसके बाद ये सूची आई। मैं सूची में बता दूं, 750 मंडल अध्यक्षों की ये सूची आई है, जिसमें बीजेपी ने पीडीए यानी अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसको तोड़ने की काफी हद तक कोशिश की है। 45% पिछड़ों को उसमें भागीदारी दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि आखिर दलितों को क्या मिला, बीजेपी ने दलितों को क्या दिया मंडल अध्यक्षों की सूची में। हमारे साथ हमारे साथी सहयोगी लखनऊ से अनुज कुमार हैं, जो कि इस खबर पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अनुज जी, कैसे देखते हैं आप इस सूची को? जो ये सूची आई है, पहले तो इसके आंकड़े आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कितने जो दलित नाम है वो इस पहली सूची में शामिल हैं। जिस तरीके से जो खबर आई 750 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी बीजेपी ने की और इसमें लगभग 43% ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया है इसमें बीजेपी ने और लगभग 29 नाम जो है वो इसमें दलितों के शामिल किए गए हैं। तो 29 या 39? 39 नाम, आप माफ कीजिएगा, 39 नाम जो है वो बीजेपी ने इसमें दलितों के शामिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक जो समीकरण, जातीय समीकरण आगामी 2027 को चुनाव को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें योगी आदित्यनाथ जी जो बनाना चाह रहे हैं तो उसी को साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो पीडीए जो की है या फिर यूं कहें जिसे बहुजन के नाम पर जिस पीडीए को अखिलेश ने बनाया, उस बहुजन को साधने की एक कोशिश अखिलेश यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका योगी अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको चुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि आप जो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है और वो प्रतिनिधित्व आपको नजर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम जी गौरव जी। जी, हम इसमें देख रहे हैं कि जो यादव समाज है, यादव समाज हाँ, को एक बड़ी लीडरशिप दी गई है, जबकि यादव समाज जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। तो क्या लगता है कि ये लिस्ट जो है वो दिल्ली के संगठन की ओर से दी गई है, दिल्ली की भागीदारी ज्यादा है इसमें, या फिर यूपी की भागीदारी ज्यादा है, या मतलब या योगी आदित्यनाथ की भागीदारी ज्यादा है? क्या सोचते हैं आप? आज ये इस भागीदारी में सभी जानते हैं कि अगर भागीदारी की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को निर्धारित करता है और वो दिखाई भी दे रहा है कि वो शीर्ष नेतृत्व का ही किया कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण जो है वो बना हुआ है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बात किया जाए या तमाम चीजों की बात किया जाए और जिस तरीके से उन पर एक आरोप भी लगाया जाता है, चाहे समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं, तो उन आरोपों को खंडन, साथ ही साथ आगामी चुनाव को देखते हुए और मेन चीज जो दलितों को जो भागीदारी यहाँ पर 39 जो दी गई है, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो विवाद हुआ, उस विवाद के बाद तमाम चीजों को कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस देश का दलित जो है वो इंटेलेक्चुअल है और मान्यवर कांसीराम साहब ने जो चेतना जागृत की दलित समाज के अंदर, वो नजर आती है। वो किसी भी तरीके की हवा हवाई चीजों में नजर नहीं फंसने वाला नहीं है और शायद इसीलिए बीजेपी का मुख्य अभी जो है उसने मुख्यतः जो है ओबीसी को टारगेट किया है, वो ओबीसी को फ्रंट फुट पर रख के पूरे चुनाव को लड़ने वाला नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से बात कही जाती है, ओबीसी वोटर जो है वो बीजेपी को का कोर वोटर भी कहा जाता है, बीजेपी को पूरी तरीके से बिल्कुल। वोट भी करता है। लेकिन 2024 के चुनाव में एक बड़ा खेल हुआ। 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वोटर था वो पीडीए या फिर अखिलेश यादव की ओर गया, इंडिया गठबंधन की ओर गया। दलित भी गया, दलित उस तरीके से नहीं जा पाया, लेकिन जो पिछड़ा वोटर था वो गया। तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ है वो 2027 के चुनाव के लिए साधने की कोशिश कर रहे हो कि पिछड़े वोटर को पहले साधा जाए, जो हमारे पास था उसको वापस लाया जाए। क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद से बीजेपी
में रणनीतिक रूप से काफी बदलाव जो है वो देखे जाते हैं और देखे जा रहे हैं। और 2027 का चुनाव योगी का चुनाव है, तो योगी अपने हिसाब से चीजों को मुझे लग रहा है कि मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दलितों को प्रतिनिधित्व ना देना, पहली सूची में ओबीसी के 45% नाम, और वहीं अगर दलितों की बात की जाए तो महज 39 नाम दलित मंडल अध्यक्षों के, तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि क्या बीजेपी धीरे धीरे दलितों को भी मुसलमानों की तरह प्रतिनिधित्व विहीन करना चाहती है। एक और तो पूरे देश में बीजेपी को सिर्फ बाबा साहब से ही परहेज नहीं है, दलितों से भी परहेज है, और वो नजर आ रहा है इस लिस्ट में जो जिस तरीके से दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया गठबंधन जब अगर उसकी बात हम करते हैं जैसे बना, उसमें दलितों की जो स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें दरकिनार किया गया। सिमिलर जो है बीजेपी भी उसी एजेंडे पे चल रही है। दलित और मुस्लिमों को जब लीडरशिप विहीन कर दिया जाएगा, नेतृत्व विहीन कर दिया जाएगा, तो एक बड़ी साजिश के तहत कहीं ना कहीं देखा जाए इनके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो ये सत्ता पक्ष के पाले में जाए या विपक्ष के पाले में किया जाए, या फिर यूं कहें राजनीतिक जो गेंद है उसे इस पाले में या उस पाले में ढकेलने का काम यही वोटर करते हुए नजर आएंगे। एक सुनियोजित तरीके से ये चीजें की जा रही हैं और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो दलित वोटर का अहमियत नहीं जानते हैं, महत्व नहीं जानते हैं? जब एक और अखिलेश यादव जो देखा जाए तो इस समय बड़ा एक कैंपेन चला रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं दलित वोटर को अपने साथ जोड़ने का, और जिसमें देखा जाए तो अभी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों का वोट पाने वाली जो पार्टी है वो बसपा है। बसपा अभी भी सबसे ज्यादा वोट दलितों का पाती है। तो ये जो बीजेपी ने अब 10 जिले तो ऐसे हैं जहां पर एक भी दलित मंडल अध्यक्ष नहीं है, एक भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ये बनता है कि बीजेपी दलितों से दूरी क्यों बना रही है? इसके पीछे का कारण क्या बीजेपी समझ गई है कि उनको अब दलितों का वोट नहीं मिलेगा, तो इसलिए उधर हमको अपना रिसोर्स वेस्ट नहीं करना है, उनकी जगह पिछड़ों को सामने लाना है? बिल्कुल, देखिए आप जब बाबा साहब पे टिप्पणी अमित शाह की आई, उसके बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 115 करोड़ जो रुपया का अनाउंस किया कि हम जो स्मारक हैं बाबा साहब के नाम पर या तमाम बहुजन महापुरुषों पर, लेकिन वो एजेंडा भी उनका नहीं चला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जो उनका जो स्थानीय कमेटी होती है जो दलितों के बीच में रह के काम करती, वो लगातार इनपुट दे रही है कि इधर से अभी आपको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो अमित शाह के बयान के बाद में हुआ। पिछले आपने चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव में, कि कैसे संविधान और आरक्षण के नाम पर बीजेपी को उस तरीके से दलितों ने नकार दिया। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाई दे रही हैं, और जो बीजेपी है उसे अभी लग रहा है कि अभी दलितों से बेटर ऑप्शन उसके पास पिछड़ा है, जो पिछड़ा अभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पास गया उसे हम आसानी से अपनी तरफ ला सकते हैं, क्योंकि वो हमारा कोर वोटर रहा है, उसे अपने पाले में लाया जा सकता है। लेकिन दलितों को अपने पाले में लाने के लिए दलितों को सिर्फ दिखावा करने से मुझे नहीं लगता कि दलित उनके पाले में आ जाए। अनुज जी, मैं एक बात और कहूंगा यहाँ पर कि जो बीजेपी की जो राजनीति है, जिस तरीके की वो राजनीतिक तुष्टीकरण हिंदू मुस्लिम के लिए वो लोग जाने जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि पिछड़ा वोटर जो है वो इस राजनीति से इफेक्ट होता है। तो क्या दलित वोटर भी इस राजनीति से इफेक्ट हो सकता है? जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है, क्या उस पर कुछ असर पड़ता है या फिर वो नकार देता है इसको? देखिए दलित जो है जहां पर अगर उसके ऊपर एट्रोसिटीज की गई हैं खास करके मुस्लिम समुदाय, तो वहां पे भले ही माइनर सा कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन आपने देखा होगा जब बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो एक बेहतर परफॉर्मेंस दोनों राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और जो सीटें नहीं थी वो सीटें भी आ जाती, तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम का गठजोड़ जो है वो आसानी से बन जाता है। जिसकी कोशिश चंद्रशेखर भी करते हुए नजर आते हैं, जिसकी कोशिश अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आते हैं, और जिसकी कोशिश बसपा भी करती आई, और बसपा जब जब की है उससे सीटों में भी कन्वर्ट हुआ। तो दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ बनाते हैं उसका कारण यही है कि दलितों पर मुस्लिम राजनीति करने पर या मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है, और जिसके कारण ही जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगी रहती हैं समय समय पर। हाँ, तो ये है कि दलितों के ऊपर जो बीजेपी का जो कोर जनाधार है राजनीति का, उसका कोई असर मुख्यतः पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। ये जो है तमाम चीज सामने निकल कर आ रही है। लेकिन फिर बाद में वही कहूंगा, सवाल वही रहेगा कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? जैसे अब एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि अभी उपचुनाव में एक खबर सामने आई कि कुंदुर्की में 60% मुस्लिम वोटर है, और वहां पर सारा मतलब बीजेपी को एक बड़ा वोट मिला, मतलब मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वोट दिया। लेकिन अभी अगर सूची देखें तो एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। हालांकि बीजेपी मुस्लिम प्रतिनिधित्व बीजेपी के मामले में शून्य रहता है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी
कि कुंदरुकी जैसे क्षेत्र में जहां पर बीजेपी को एक बम्पर मुस्लिम वोट मिला, वहां पर तो शायद कुछ किया जा सकता था, लेकिन वहां पर भी नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या जो मुस्लिम समाज बीजेपी की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, वो अब अपने उस फैसले पर सोचेगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सोचना चाहिए और कहीं न कहीं वो सोचता हुआ भी नज़र आएगा, आपको वो चुनाव में आपको दिखाई देगा। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए, जिस तरीके से मुस्लिमों की अगर बात किया जाए, अभी जो पिछला पैटर्न रहा है उनके वोट का, एकमुश्त इस तरीके से रहा कि बीजेपी को जो हराएगा उसे वोट करेंगे। लेकिन पिछले जो उपचुनाव में जो पैटर्न निकल के आया, बीजेपी को वोट देना, उसका एक अलग सिनेरियो वो कैंडिडेट वाइज़ है। जो कैंडिडेट वहाँ पर मुस्लिमों के पक्ष में खड़ा था, मुस्लिमों के हर सुख-दुख में उसके साथ खड़ा था, जब उसको टिकट बीजेपी की तरफ से मिला, तो वहाँ के स्थानीय वोटर का भी ये कहना था कि वो बीजेपी को नहीं, इनको वोट कर रहा है, कैंडिडेट को वोट कर रहा है। तो वो पैटर्न वहाँ पे दिखा और ऐसा आने वाले समय में भी अगर कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट बीजेपी देती है जो मुस्लिमों के पक्ष में खड़ा रहता है, उनके आवाज़ बनता है, तो कहीं न कहीं वोट थोड़ा बहुत जो है उधर वो जाएगा, वो जाता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है, जो वो एंटी मुस्लिम या यूँ कहें कि मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति करती है, वो अपने उसी एजेंडे पे चलेगी क्योंकि अगर वो उस एजेंडे से हटी, तो उसका जो इधर जो उसने तमाम चीज़ें की है और जो जिस तरीके का माहौल बनाया है, जो उसका कोर वोटर है, वो कहीं न कहीं बीजेपी से फिर दूर होता हुआ नज़र आएगा और जिसके कारण बीजेपी को भारी लॉस होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि अभी तो पहली लिस्ट आई है, तो सिर्फ़ 39 दलित नाम हैं। तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी एक बड़ा गेम भी खेल सकती है यहाँ से कि वो सीधा दलित प्रदेश अध्यक्ष बना दे? नहीं, क्या ये लगता है बात तो आपको? चल रही है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात तो चल ही रही है। लगातार तमाम नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं और बहुत सारे नाम न्यूज़ में आ रहे हैं। इंटरव्यूज़ दलित नेताओं के हो रहे हैं ताकि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएँ, ये चल रहा है। और अभी जिस तरीके से एक पहली लिस्ट आई, अभी कई सारी लिस्ट जारी होंगी। उसमें हो सकता है दलित भी आ जाए, हो सकता है मुस्लिम आ जाए, लेकिन मुस्लिम के नाम पे तो नहीं कहा जा सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, उस पे तो लगभग श्योरिटी है। लेकिन दलितों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है, वो बढ़ती हुई नज़र भी आएगी। अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक और जितने भी पिछड़े नेता हैं बीजेपी के घटक दलों में, जैसे ओम प्रकाश राजभर हों, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हो, योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी ट्विनिंग सही नज़र नहीं आती है, बॉन्डिंग सही नज़र नहीं आती है, सब लोग दिल्ली खेमे के आदमी हैं। तो ऐसे में क्या योगी जो हैं वो एक अलग पिछड़ा आधार खड़ा करना चाहते हैं अपने लिए कि हम इनके ऊपर निर्भर ना रहना पड़े और आगे अगर भविष्य में गठबंधन की जरूरत ना भी पड़े तो चलेगा, हम अपना अलग पिछड़ा आधार बना रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पिछले घटनाक्रम देखे योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हो पाती है, राजभर जाते हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार घटित हो रहे हैं। अब योगी उसके पैरेलल एक अपनी अपनी विरासत खड़े करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसीलिए ये जो लिस्ट है, उसी का एक नमूना है जो नज़र आएगा, आपको दिखाई भी देगा ताकि उनको अन्य किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और साथ ही साथ जो केंद्र के जो लोग होते हैं वो उतना सीरियसली शायद योगी को ना लेते हों या अपना दबदबा केंद्र की तरीके से दिखाते हों, इसलिए योगी जो है अपना ये जो बिल्डअप कर रहे हैं पूरा अपना जो ये पूरी जो चीजें निकल कर आ रही कि हम ओबीसी लीडर्स को तैयार करेंगे, तो वो ये भी हो सकता है या केंद्र और राज्य के बीच में जो उठापटक जारी थी उसका भी एक परिणाम हो सकता है कि इस तरीके का कदम योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ रहा है। और जो जी। सेंट्रल के लोग आते हैं शायद योगी की लीडरशिप को उतना महत्व नहीं देते हैं जिसके कारण क्योंकि आपने देखा कि जब राजभर को मंत्री बनाने की बात आई उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी टाइम तक उसको टाले रखा लेकिन जब सेंट्रल से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तब जाके उनको मंत्री बनाना पड़ा तो ये तमाम चीजें हैं जिनको योगी भी देख रहे हैं और योगी इस चीज को ऐसे ही तो हजम करने वाले हैं नहीं तो ये तमाम चीजें हैं जो राजनीति में महत्व रखती है इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो दिखाती हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में कितनी उठापटक कितनी नोकझोंक जारी है। बिल्कुल अनुज, तो मैं आशा मुझे ये होगी कि हमारे दर्शकों की जो इस पर पूरे बातचीत जो होगी उसमें लेकर उनके सवाल जो है काफी उनके क्लियर हो गए, काफी सवाल हमारे पास आ रहे थे। तो अभी तो जिस तरीके से जो लिस्ट आई है बीजेपी की मंडल अध्यक्षों को लेकर उत्तर प्रदेश में पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट एक दो दिन में आने के अनुमान है, उसमें देखना है कि कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन पहली लिस्ट में तो प्रतिनिधित्व सिर्फ ना के बराबर है, दलितों को भी और महिलाओं को भी और मुसलमानों को तो है ही नहीं। तो बिल्कुल ये देखना है कि इस पूरे मुद्दे पर क्या अंबेडकर के मुद्दे के बाद ये कदम उठाना भाजपा के लिए दलित वोटर में एक सुसाइड तो साबित नहीं होगा,
क्योंकि जिस तरीके से ये डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, या फिर बीजेपी के अंदर कोई और रणनीति चल रही है, बीजेपी कोई बड़ा गेम प्लान कर रही है प्रदेश अध्यक्ष या नेशनल प्रेसिडेंट के लेवल पर किसी दलित को लाना चाहती है, ये अपने आप में सोचने वाला है, देखने वाला है, बात करने वाला है। बाकी आप सब लोग इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी ही और विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।